हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्रीगेट डिमांड। सो इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी पार्ट 1 से लेकर के 3 तक कवर अप हो चुका है। सो जो आज की हमारी वीडियो है वो पार्ट 4 है, जिसमें हम कवर अप करेंगे बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिसमें हम फर्स्ट डायग्राम समझेंगे एक्सिस डिमांड का, अधिक मांग का, और दूसरा हम समझेंगे न्यून मांग का, डेफिशिएट डिमांड। सो बेसिकली आप लोगों के एग्ज़ाम में 3 मार्क्स को कवर अप करता है, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है उसको, देन उसके बाद उसके थ्योरिकल रिप्रेजेंट भी करना होता है। तो बेसिकली हम इसे बहुत अच्छे से कवर अप करने की कोशिश करेंगे दोनों डायग्राम को इस एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अधिक मांग एक्सिस डिमांड। अब ये एक्सिस डिमांड का मतलब क्या है? बेसिकली जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था मीन्स किसने बोला है, जब हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मांगे, जो समग्र मांगे, वो समग्र पूर्ति से ज़्यादा होगी। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ अधिक मांग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। मार्केट में क्या ज़्यादा है? डिमांड ज़्यादा है। और किससे ज़्यादा है? कंपेयर देन सप्लाई। तो डिमांड से ज़्यादा, सप्लाई से ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अधिक मांग कहते हैं, एक्सिस डिमांड कहते हैं। अब हम इसे थोड़ा थ्योरिकल रीड करते हैं। जिससे समग्र मांग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप समग्र पूर्ति से अधिक होती है। या जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक होती है तो ऐसी स्थिति को हम अधिक मांग एक्सिस डिमांड कहते हैं। जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है, लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली जो वस्तु की जो कीमतें होती हैं वो अपने आप ही बढ़ने लगती हैं, राइज करने लगती हैं, जब लोग उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो यही वाला केस हम अधिक मांग में स्टडी कर रहे हैं। जब भी डिमांड ज़्यादा होगी तो किसी भी गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइस है वो बढ़ने लगते हैं, वो राइज करने लगते हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है कंपेयर देन सप्लाई से। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अधिक मांग का मीनिंग क्या है, या एक्सिस डिमांड हम किसे कहते हैं। अब हम इसका डायग्राम समझते हैं। सो हम इसका स्टार्ट करते हैं डायग्राम। तो बेसिकली इसके अंदर आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट्स को इग्नोर नहीं करना है। लाइक एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, तो इन पॉइंट्स को आप लोगों को लाइटली नहीं लेना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ मार्क करा है वाई एक्सिस, देन उसके बाद एक्स एक्सिस एंड फिर ओरिजिन। तो बेसिकली हम यहाँ क्या लिखते हैं? लेवल ऑफ इनकम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख लिया वाई, क्योंकि इस वाई का मतलब क्या है? लेवल ऑफ इनकम, आय का स्तर। बट अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों को एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि एग्जामिनर इन छोटे छोटे पॉइंट्स के भी मार्क्स कट कर सकता है। सो इस पॉइंट का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि आप लोग यहाँ पूरा लिखोगे आय का स्तर, नॉट यूज फुल फॉर्म्स। सो आप ये अगर अभी से हैबिट बनाओगे कि आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी आगे जा कर के बेनिफिशियल रहेगा बेसिकली आप लोगों के एग्ज़ाम में। सो सबसे पहले यहाँ मैं ड्रॉ करूँगी AD और AS का डायग्राम। सो ये लाइन आ गई यहाँ पर AS की, और AS इज इक्वल्स टू ऑलवेज वाई। वाई क्या है यहाँ पर? इनकम। AS हमेशा वाई के इनकम के बराबर होता है। AS इज इक्वल्स टू वाई, और इनकम हमारी शून्य भी हो सकती है, इसलिए मैंने इसको 0 से शुरू करा है कि इनकम 0 भी हो सकती है। एंड देन इसके बाद इस पॉइंट को हम लोग मार्क करेंगे एग्रीगेट डिमांड। तो मैंने यहाँ पे पहले दो पॉइंटों को लिख लिया है। पहला AS इज इक्वल्स टू वाई और दूसरा AD। अब ध्यान से सुनना है आप लोगों को। अब जिस पॉइंट के ऊपर AS और AD एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया और उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है E। ये आप लोगों को फ्री हैंड बनाना है। आप लोगों को इसमें स्केल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसे फ्री हैंड भी बना सकते हो। बट आप एग्ज़ाम में ध्यान रखना है कि ये थोड़ा नीट एंड क्लीन लगे। सो जहाँ पर AS और AD एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं पूर्ण
रोजगार संतुलन। क्या कहते हैं बच्चों उस पॉइंट को? पूर्ण रोजगार संतुलन, जहाँ पर भी ASAD को कट करेगा, जिसे मैंने ई नाम दिया है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पूर्ण रोजगार संतुलन पॉइंट। इसके अलावा क्योंकि ये अधिक मांग का टॉपिक है, क्या टॉपिक है ये? अधिक मांग। तो इसके अंदर जो डिमांड की लाइन बनेगी वो कहाँ बनेगी? वो आगे जाकर बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। ये क्या है? ये हम स्टडी कर रहे हैं एक्सिस डिमांड को, डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन को एक्सटेंड करा है डिमांड को ज़्यादा दिखाने के लिए। सो जहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये वाली AD वाली लाइन जो ज़्यादा है, जिसे मैंने AD डैश मार्क करा है, क्योंकि अभी डिमांड ज़्यादा है, एक्सिस डिमांड है, तो उसे मैंने AD डैश मार्क करा है। और जहाँ ये कट कर रहे हैं, कौन सी टर्म्स कट कर रही हैं? AS एंड AD डैश। तो जहाँ कट कर रही हैं आप लोगों को मार्क कर लेना है, और उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है E डैश, और इस पर हमने यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे लाइन। सो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं N। बेसिकली ये है M और ये है N। तो जहाँ पर N पॉइंट बना हुआ है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पूर्ण अधिक रोजगार। क्या कहा जाता है उस पॉइंट को? पूर्ण अधिक रोजगार। सो ये सारे ही पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में आधा मार्क्स भी एग्जामिनर ना कट कर पाए। सो आप लोगों को सारे रूल्स को फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से लेते हुए चलना है। सो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा है? जहाँ पर AS और AD बराबर है, उस पॉइंट को E नाम दिया, और उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? पूर्ण रोजगार संतुलन। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जहाँ ESAD बराबर होता है पूर्ण रोजगार संतुलन। इसके अलावा जहाँ डिमांड ज़्यादा है, एक्सेस डिमांड है, जिसे मैंने AD डैश नाम दिया है, और AS यहाँ ऑलरेडी था, तो जहाँ AS और AD डैश एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया है? पूर्ण अधिक रोजगार। मीन्स किस पॉइंट को हम पूर्ण अधिक रोजगार बोलते हैं। अब आप लोगों को ध्यान से सुनना है। सो अब यहाँ पे जो गैप बना हुआ है, कौन सा गैप? AD डैश और AD। कौन सा गैप? AD डैश और AD। मीन्स कि ये वाला गैप जो बना हुआ है, इस गैप को हम क्या कहते हैं बच्चों? सफीतिक अंतराल। क्या कहा जाता है इस गैप को? सफीतिक अंतराल। सो ये पॉइंट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि AD डैश माइनस AD का जो बीच का गैप है, उस गैप को हम क्या कहते हैं? सफीतिक अंतराल। तो बेसिकली ये वाला डायग्राम हमारा कंप्लीट होता है, जो एक्सिस डायग्राम को शो कर रहा है कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, और सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए। सो इस पॉइंट को हम यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए मेंशन कर देती हूँ कि AD डैश माइनस AD को हम क्या बोलेंगे? सफीतिक अंतराल। क्या कहा जाएगा उस पॉइंट को? सफीतिक अंतराल, इन्फ्लेशनरी गैप। सो आप लोगों को एग्ज़ाम में इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है कि ई पॉइंट को हम पूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं, AD और AD डैश का जो बीच का गैप है उसे हम सफीतिक अंतराल कहते हैं। जहाँ हमने एन पॉइंट बनाया है उस पॉइंट को हम पूर्ण अधिक रोजगार कहते हैं। जहाँ हमने एक्स एक्सिस बनाया है उस लाइन को हमने आय का स्तर Y, जिसे हम Y भी बोलते हैं, आय के स्तर को, इसका नाम दिया है। सो अच्छे से आप लोगों को हर एक एक चीज़ को अपने पेपर के ऊपर लिख करके आना है। सो यहाँ जो सफीतिक अंतराल है ये शो कर रहा है कि ये अधिक मांग है। ये क्या है? एक्सिस डिमांड है। जहाँ AD डैश माइनस AD है वो सफीतिक अंतराल ही यहाँ पर एक्सिस डिमांड है। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, थियोरिकली भी और डायग्रामेटिकली भी, कि हमें एग्ज़ाम में अधिक मांग को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आप इसकी थ्योरी लिखोगे कि बेसिकली इसका एक्सिस डिमांड का मतलब क्या है। सो बेसिकली पहले आप लोगों को थोड़ा थ्योरेमेटिकली लिखना है कि इसके अंदर अर्थव्यवस्था में जो मांग है वो ज़्यादा होगी पूर्ण रोजगार के स्तर के बेसिकली सप्लाई से। सो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं न्यून मांग का डायग्राम। सो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है न्यून मांग का डायग्राम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यून मांग का मतलब क्या है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड कम है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं और सप्लाई ज़्यादा है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? न्यून मांग कहते हैं। डेफिशिएट डिमांड मीन्स की डिमांड कम है। सो अब की बार क्या हुआ? ये एक्सिस डिमांड के अपोजिट बनेगा कि AD
समग्र मांग क्या है, कम है, और समग्र पूर्ति क्या है, ज़्यादा है। तो अब की बार हम अपोजिट उल्टा करेंगे, अपोजिट को इसको स्टडी करेंगे। सो मैं आप लोगों को ये और इजी करके समझाती हूँ डायग्रामेटिकली। तो सबसे पहले हमें ये छोटे छोटे पॉइंट्स को लाइटली नहीं लेना है, लाइक वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। सो सबसे पहले हम इसे मार्क करेंगे कि इस लाइन को हमने नाम दिया है एक्स एक्सिस और ऊपर वाली लाइन को हम लोगों ने नाम दिया है वाई एक्सिस। डैट इज़ ओरिजिन एंड डैट इज़ एग्रीगेट डिमांड एंड डैट इज़ आई का स्तर लेवल ऑफ इनकम। सो सबसे पहले हम यहाँ मार्क करेंगे ए डी एंड ए एस। सो बेसिकली ए एस यहाँ पे 0 से शुरू होगा, ये लेवल ऑफ इनकम है। ए एस इज़ ऑलवेज इज इक्वल्स टू वाई, ये वाई के इक्वल रहता है, एंड ये एग्रीगेट डिमांड है डेट इज़ ए डी। और जहाँ पर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है इक्विलिब्रियम पॉइंट, मीन्स की ई पॉइंट। क्योंकि अब की बार ये डेफिशिएंट डिमांड है, तो ये ऊपर ना बनते हुए ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा नीचे की साइड, क्योंकि ये डेफिशिएंट डिमांड है। तो ऊपर ना बनाते हुए मैंने इसको बनाया है नीचे, और जहाँ पर ये पॉइंट कट कर रहा है मैंने उसे नाम दे दिया है ई डैश। तो इसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये ई डैश है। और जहाँ पर ई डैश पॉइंट बना है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट, मीन्स कि इसे ऐच्छिक रोजगार संतुलन कहा जाएगा। क्या कहा जाता है इस पॉइंट को, ऐच्छिक रोजगार संतुलन। सो आप लोगों को ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। एंड इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया एम और इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया है एन। सो जहाँ पर एम है उस पॉइंट को हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, मीन्स कि उस पॉइंट को कहा जाएगा ऐच्छिक रोजगार। क्या कहा जाएगा, ऐच्छिक रोजगार इसको कहा जाएगा। और जहाँ एन पॉइंट मार्क करा है उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, तो बेसिकली इस पॉइंट को कहा जाएगा पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या कहा जाएगा, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। सो जहाँ पर मैंने डेफिशिएंट डिमांड बनाया था इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है ए डी डैश। तो अब जहाँ पर ए डी डैश और ए डी के जो बीच का गैप है, मीन्स कि जो ये वाला गैप है, उस गैप को हम क्या कहते हैं, अपस्फीतिक अंतराल, मीन्स कि डिफ्लेशनरी गैप। क्या कहा जाता है इसको, अपस्फीतिक अंतराल। सो हम यहाँ पे से मेंशन कर लेते हैं कि इस पॉइंट को कहा जाएगा अपस्फीतिक अंतराल। सो ये सारे ही पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी पॉइंट को ना भूलो और इजीली तरीके से लिख पाओ। सो आई होप आप लोगों को ये डायग्राम भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से न्यून मांग के डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। न्यून मांग क्या है, जब मांग कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी, मीन्स कि इस अवस्था को शो करता है कि एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, समग्र मांग कम है और समग्र पूर्ति ज़्यादा है। सो बेसिकली अब इसमें होगा क्या कि इकोनॉमी में लोग कम डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, लेकिन लोग इतनी डिमांड नहीं कर रहे जितनी उन्हें करनी चाहिए। तो बेसिकली लोग डिमांड कम कर रहे हैं या इकोनॉमी में डिमांड कम है। सो आप लोगों को इसको डायग्रामेटिकली एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है और पॉइंट बाय पॉइंट एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है। जैसे आप लोग यहाँ लिखोगे कि एक्स एक्सिस पर यहाँ आय का स्तर है वाई, एम पॉइंट जो है वो ऐच्छिक रोजगार के स्तर को प्रकट कर रहा है, एन जो पॉइंट है वो पूर्ण रोजगार के स्तर को प्रकट कर रहा है। और जहाँ पर ए डी और ए एस एक दूसरे को काट रहे हैं उस पॉइंट को हमने ई नाम दिया है। और जहाँ पर ए डी डैश और ए डी एक दूसरे को कट कर रहे हैं या जो इनके बीच का गैप है उनको हमने नाम दिया है अपस्फीतिक अंतराल। सो बेसिकली यहाँ पर अपस्फीतिक के अंतराल को ही कहा जाएगा कि मार्केट में न्यून मांग है। तो बेसिकली यहाँ पर अपस्फीतिक अंतराल को ही न्यून मांग को यहाँ पर प्रकट किया गया है, मीन्स कि ड्रॉ किया गया है। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से न्यून मांग और अधिक डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं विद थ्योरिकल। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसमें हम समझेंगे इसके आगे के टॉपिक को। सो जब तक के लिए गुड बाय।